Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से 8th चैप्टर की। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक जो समझाया आपको समझ में आया हो। तो आज देखिए, आज कोई मैं मेन टॉपिक लेके नहीं आया हूँ कि हाँ आज ये पढ़ाना है। बस आपको कुछ मुख्य बिंदु जो इस चैप्टर के लिए जरूरी हैं, ठीक है, चाहे वो इस चैप्टर में हो या ना हो, क्योंकि इस ईयर के लिए आपको पता है कि सेशन 220 और 21 के लिए कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें एक केपलर्स लॉ जो होते हैं, एक वैज्ञानिक थे केपलर, ठीक है, उन्होंने जो हमारे ग्रह या उपग्रह थे उनके संबंध में 3 नियम दिए थे। तो उन नियमों को क्या हुआ है, इस सेशन के लिए केवल जो सिलेबस है वहां से रिलेटेड किया गया है। ठीक है, तो भले ही देखिए आप एक चीज समझ के चलिए कि मैंने अभी तक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बताया कि ये हटा दिया है, आप इसको तैयार मत करना, या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तैयार करना एक अलग चीज़ है, यानी एक चीज़ होती है एग्जाम में आना और एग्जाम की प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो मैंने केवल ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि हाँ कि मैंने ऐसा है कि मुझे केवल टॉपिक्स पढ़ाने हैं। मुझे तो आपको केवल वो सारी चीज़ें बतानी है जो आपकी यहाँ इस स्टैंडर्ड में हैं और आपको वो आगे भी यूज हों। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इस चीज़ को मत पढ़िए, उस चीज़ को मत पढ़िए, या मैं नहीं पढ़ा रहा। मैंने सारी वीडियो, हर टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, चाहे वो सिलेबस इस सेशन में डिलीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ केपलर्स के नियम भी क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं, लेकिन मैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा कि कह सकते हैं कि उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा उनकी डिटेल्स यानी डीपली अंदर तक नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि केपलर्स का जो लॉ है उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिए मैंने इस चीज़ को आपको बताया कि एक सूर्य होता है जो तारा है, ग्रह जो होते हैं सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। यानी जो सूर्य है, तो सूर्य क्या होता है, एक यहाँ एक जगह आप कह सकते हैं कि फिक्स है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। ये आप बात समझ के चलिए कि सूर्य भी फिक्स नहीं है, सूर्य भी किसी ना किसी चीज के परितः चक्कर लगाता है, लेकिन ग्रहों के लिए एक तरीके से हम सूर्य को क्या मानते हैं कि वो नियत है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सन हुआ, और इस सन के चारों ओर जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और उन ग्रहों के चारों ओर, अगर यहाँ ये एक प्लेनेट है तो इस प्लेनेट के चारों ओर भी क्या होंगे, सैटेलाइट चक्कर लगाएंगे। इस तरीके से आप सैटेलाइट की एक क्या बना सकते हैं, कक्षा। ठीक है, और एक बना सकते हैं आप इस तरह से प्लेनेट की कक्षा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यानी सन के चारों ओर प्लेनेट चक्कर लगाए जा रहे हैं, प्लेनेट के चारों ओर सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो अब हमारे पास देखिए प्लेनेट, हम पृथ्वी की ही बात कर लें, अर्थ की, तो अब मैं आपको बताऊं कि अर्थ जो है, आपको अब ऐसा पता होगा, आपको बस ये पता है कि हाँ अर्थ क्या होती है, इस तरह से राउंडिंग करती है। ठीक है, और लेकिन देखिए अर्थ क्या करती है, अर्थ एक प्लेनेट के रूप में है, और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सूर्य के चारों ओर प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। तो सन क्या है, सन एक मुख्य ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके परितः प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया कि सन एक ऐसा केंद्र पॉइंट है जिसके परितः क्या करते हैं, प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, चाहे वो पृथ्वी क्यों ना हो। लेकिन जो प्लेनेट हैं वो क्या करते हैं, 2 प्रकार की गति करते हैं। देखिए, एक तो घूर्णन गति के बारे में पढ़ चुके हैं। घूर्णन गति एक होती है, एक तो भी घूर्णन गति, एक होती है कक्षीय परिक्रमा या कक्षीय गति। ठीक है, यानी अपनी कक्षा में घूमना। तो 2 तरीके की गति करती है, या पृथ्वी और आपस में प्लेनेट 2 तरीके की गति करते हैं, घूर्णन और परिक्रमा। घूर्णन का मतलब ये रोटेशन, ठीक है, इस तरीके से, और परिक्रमा का मतलब इस तरीके से रोटेट होना। ठीक है, ठीक, राउंड एक तो हो गया राउंडिंग वाला, और ये हुआ रोटेशन। तो पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमा।
इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख के चलिए कि जो हमारे पास देखिए नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। तो न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं। और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, चक्रण गति और कक्षीय गति, सॉरी घूर्णन गति। चक्रण गति और घूर्णन गति। चक्रण गति ये और घूर्णन गति, ठीक है, समझ गए? तो इसी तरीके से प्लेनेट भी चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों। जैसे यहाँ नाभिक के चारों लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, वैसे ही प्लेनेट के चारों चक्कर लगाते हैं, सन के चारों चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो यानी पृथ्वी दो तरीके की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमा। अब पृथ्वी जो गति करती है वो करती है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। ये बहुत शॉर्ट पॉइंट, बहुत छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये चीजें हो गई आपकी प्लैनेट और सन्स के बारे में। देखिए मैं बात करूं, जो केपलर थे, केपलर वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो केपलर वैज्ञानिक ने क्या बताया था? उन्होंने 3 नियम दिए, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने इनके चक्रण के बारे में ही दिया, इनके चक्रण के बारे में नियम दिया। क्या? कि जो हम ऐसा बोल के चलते हैं कि वृत्तीय कक्षाएं, वृत्ताकार कक्षाएं हैं, तो कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती, कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। अब आप पूछेंगे दीर्घवृत्त क्या होता है? तो देखिए मैथ वाले बच्चे तो मैथ पढ़ लेंगे दीर्घवृत्त क्या होता है, और जो बायो वाले हैं वो नहीं पढ़ेंगे। तो बायो वाले के बाद भी फिजिक्स होती है, इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए एक तरह की जो अंडाकार शेप है वो एक तरह की क्या है? दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक है। एक इस तरह की शेप होती है जिसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार शेप, ठीक है, इलिप्स, ठीक है, क्लियर? ये हुआ इसका एक्स अक्ष और ये हुआ इसका वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब देखिए यहाँ आपको एक अक्ष थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, जो आया है इस आकृति में, एक बड़ा दिख रहा होगा। तो जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष, ठीक है, उसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष। और छोटे को बोलते हैं लघु अक्ष, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं बी से इसकी वैल्यू को, और इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ये टोटल हो जाता है 2b और ये टोटल हो जाता है 2a। तो कोऑर्डिनेट इसके -a,0 और यहाँ a,0, यहाँ b,0 और -b,0 होते हैं। अब ये होता कैसा है? देखिए यहां 2 नाभियां होती हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आप यहां मान के चलिए, तो ये दूरी, ये वाली, चाहे आप बिंदु यहां ले लीजिए तो ये दूरी, चाहे आप बिंदु ये ले लीजिए, ये, इन सभी दूरियों को x1 x2 p1 p2 और आप यहां मान के चलिए c1 c2, ठीक है। तो यानी आप अगर x1 x2 का योग निकालते हैं तो x1 प्लस x2 बराबर होगा p1 प्लस p2 के, बराबर होगा c1 प्लस c2 के। यानी ये जो दूरियों का सम है दोनों नाभियों से उस बिंदु की, ये हमेशा बराबर रहता है। ऐसा एक वक्र दीर्घवृत्त कहलाता है, और ऐसे पॉइंटों को हम बोलते हैं नाभि। और जो सन जो उपस्थित होता है वो यहीं उपस्थित होता है, यानी नाभि पर उपस्थित होता है। किसी कक्षा की, किसी भी ग्रह के लिए जो सन उपस्थित होता है वो उसकी नाभि पर उपस्थित होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये दीर्घवृत्त से मतलब है, ठीक है। अब केपलर ने नियम क्या दिए कि सबसे पहला नियम यही था कक्षा संबंधी, कि सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और सूर्य क्या होता है, उसकी नाभि पर, कक्षा की नाभि पर स्थित होता है, यानी कक्षीय नियम हुआ।
ठीक है, कौन सा कक्षीय नियम, मैंने बोला क्या कि सूर्य क्या होता है, यानी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और सूर्य उसकी नाभि पर स्थित होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड उसने दिया, देखिए अब ऐसा आप समझ के चलिए कि जब यहाँ कोई ग्रह होगा तो उसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो उसकी चाल धीरे हो जाएगी, यहाँ पास आएगा तो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ लाइक मतलब सबके दिमाग में आने लगी, तो क्या होगा ऐसी क्या चीज़ होगी जो इसको सही प्रकार से परिभाषित कर सके। तो तब उसने दूसरा नियम दिया क्षेत्रीय चाल संबंधी, कोणीय संवेग से रिलेटेड, यानी कोणीय संवेग का पालन करता है। दूसरा नियम कोणीय संवेग का पालन करता है, ठीक है क्या इसमें क्षेत्रीय चाल को इसने परिभाषित किया, क्षेत्रीय चाल, ठीक है। क्षेत्रीय चाल से मतलब कि अगर आप ऐसा मान के चलिए कि किसी समय, ठीक है, देखिए मैं छोटा सा एक अलग से बना रहा हूँ, सॉरी एक कक्षा बना रहा हूँ, यानी यहाँ अगर सन हो उपस्थित और ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो, तो अगर कोई प्लेनेट यहाँ है, सॉरी यहाँ था और यहाँ आ गया, पी से क्यू पर आ गया, तो यहाँ से मिलाने वाली रेखा ये होगी और ये, तो ये जो क्षेत्रफल घेरा जाता है ये वाला, तो अगर ये डेल्टा टी समय में घेरा गया क्षेत्रफल है, तो डेल्टा टी समय में क्षेत्रफल अगर यहाँ की हम बात करें तो डेल्टा टी समय में क्षेत्रफल ये होगा, ठीक है। तो यहाँ आप मान के चले इसको एम और एन, तो अगर डेल्टा टी समय में अगर कोई ग्रह क्या करता है पी से क्यू तक आता, तो वो ये जो क्षेत्रफल घेरता है इसको आप मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए आप A2 की, वो M से N तक जाएगा जब सूर्य के पास होगा डेल्टा टी समय में। तो उसने क्षेत्रीय चाल के बारे में क्या बताया केप्लर ने दूसरे नियम में अपने, कि सभी ग्रह अपनी कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में, तो वे क्या करते हैं समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल घेरते हैं, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल घेरते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी क्षेत्रीय चाल नियत बनी रहती है, उनकी क्षेत्रीय चाल नियत बनी रहती है। क्षेत्रीय चाल का मतलब कि समान समय अंतराल में सभी जगह पे कहीं भी आप नोटिस करें समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल ही घेरेंगे, ठीक है। ये हुआ दूसरा नियम। तीसरा था आवर्तकाल संबंधी नियम, आवर्तकाल संबंधी नियम। तो देखिए आवर्तकाल क्या था कि जब कोई ग्रह क्या करता है चक्कर लगा रहा होता है, जब कोई ग्रह चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, जब कोई ग्रह चक्कर लगा रहा होता है तो वो देखिए कोई ना कोई समय तो वो लेगा। जैसे पृथ्वी का आप मान के चलिए तो ये क्या होता है 365 दिन होता है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, और जबकि 365 दिन 1/4 भाग होता है, लगभग 1/3 के समथिंग पहुंचता है वो मान, तो उसको हम मानते 365 है, इसलिए एक दिन बढ़ा जाता है दीप वर्ष में, चौथे साल जो होता है वो एक दिन इसीलिए बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है कि 365 दिन का टाइम यहाँ पृथ्वी पूरे एक चक्कर लगाने में लगाती है, तो वो उसका पृथ्वी का क्या है आवर्त काल होता है। क्या होता है पृथ्वी का आवर्त काल होता है, क्लियर। तो उसने क्या कहा कि जो आवर्त काल का वर्ग होता है, जो आवर्त काल का वर्ग होता है, ठीक है, तो वो क्या है जो दीर्घ अक्ष होती है कक्षा की, जो दीर्घ अक्ष होती है, तो दीर्घ अक्ष तो होगी 2a, तो हम बात करेंगे केवल यहाँ a की। तो जब 2a दीर्घ अक्ष है तो a को क्या बोलेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष। तो आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष की क्यूब के समानुपाती होता है। यानी आप इसका मतलब ये समझ के चलिए कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी अर्ध दीर्घ अक्ष की, यानी जैसे जैसे आप अर्ध दीर्घ अक्ष का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आवर्त काल का मान भी क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या तीसरा नियम क्या था आवर्त काल संबंधी जो नियम था कि किसी ग्रह का जो आवर्त काल का वर्ग है वो उसकी कक्षा का जो अर्ध दीर्घ अक्ष है उसकी क्यूब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको
ये चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने आपको आज बताया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें। इसके साथ हम जो इसका सेकंड पार्ट है कि हम देखिए केपलर मैंने आपको बताया कि देखिए डिलीटेड है, वो बात सही है कि आपको ऐसा लगता होगा नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि आप अगर आज इस चीज़ को छोड़ देंगे, बेसिक जो चीज़ है उसको आप छोड़ दें, मैं नहीं पढ़ाऊँ, तो आप जब हाई स्टैंडर्ड में पहुँचेंगे तो वहाँ आपको इतने बेसिक लेवल नहीं बताने वाला कोई इन चीज़ों का ना। तो आप वहाँ से आपका फिर आपको यहाँ बेसिक में आना पड़ेगा। आप ढूंढेंगे इधर उधर, भाई कहाँ से पता लगे, कहाँ से पता लगे, तो फिर आप उसको ढूंढेंगे। तो इसलिए मैं आपको बेसिक बता के चल रहा हूँ, चाहे वो सिलेबस में है या नहीं। आप इसको, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर आप इसको प्रिपेयर मत करना, लेकिन ये चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे इसको प्रिपेयर मत करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो इनके जो नियम है, इनका थोड़ा प्रूफ आर्टिकल टाइप का है, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें प्लीज़। और जो हमारा चैनल है इसको अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ वगैरह के साथ शेयर कीजिएगा, या अपने जो दोस्त दूसरे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जहाँ ऑनलाइन क्लास की सुविधा ज़्यादा बेटर नहीं है, उनको प्रोवाइड कराइएगा, जिससे हमारे जो सब्सक्राइब वो भी ज़्यादा हों और उन बच्चों को भी लाभ मिल सके इस कोविड-19 के टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।